हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द हिंदी फैक्ट पर। साथियों, आज हम हिंदी विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। ये कोटेशन है, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो यह किस आलोचक ने कहा था? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? इसका जो आंसर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा था कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा निबंध मतिमंजुल मातनेति किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति यह कथन है तुलसीदास का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह पंक्ति लिखी थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है? पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली पुस्तक है। नामवर सिंह ने अपने ग्रंथ में यह लिखा कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। ऐसा कहा था इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका के लिए, जिसके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में है? उपर्युक्त कथन कहने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रामविलास शर्मा ने यह पंक्ति लिखी थी प्रेमचंद जी के बारे में कि जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त कर दिया है, वैसे ही उन्होंने आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त कर दिया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद वध, जो कि लिखा गया था 1861 में, को माना गया है। मतलब पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाद वध को माना गया है। यह कथन किस आलोचक का है? तो इस कथन को कहने वाले हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह यूजीसी नेट में पूछा गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं।
तो काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं बाबू गुलाब राय। इनका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। ये पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल के बारे में कि केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं, ऐसा किस आलोचक का कहना है। तो इसके जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने ऐसा कहा था कि केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने ऐसा किस निबंध में कहा है, हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। शुक्ल जी ने अपना ऐसे किस निबंध में ऐसा कहा था, तो उन्होंने कविता क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इस अपने कविता क्या है निबंध में यह पंक्ति कही थी कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, कविता क्या है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आत्मानुभव एवं आत्माभिव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक माना गया है। आत्मानुभव एवं आत्माभिव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक माना गया है, इस कथन को कहने वाले आलोचक का नाम है। तो ऐसा कहने वाले जो आलोचक हैं वो हैं नंद दुलारे बाजपेयी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। इसमें यह किसने कहा था, यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का, ऐसा कहा था डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है। तो ऐसा कहने वाले जो आचार्य थे वे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि समवादी विसमवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किस आलोचक का है। तो ऐसा कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काव्यानुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि समवादी विसमवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है।